कृपया ध्यान दीजिए। हर स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती है, लेकिन बेगुनकोदर स्टेशन से मौत गुजरती है। कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा अब भी पटरी के किनारे दौड़ती है, लेकिन उसके लिए कोई ट्रेन को नहीं रोकता, और जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी घर नहीं लौटता। क्या आप देख पाएंगे उस औरत को? अब कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। उसकी लोहे की रीढ़ वीरान पटरियों पर किसी प्राचीन जीव की तरह फैली हुई थी। ऐसा जीव जो रुकने को तैयार ही नहीं था। उस रात हम एक मालगाड़ी चला रहे थे। कुछ खास नहीं था, बस एक और ड्यूटी थी। ड्राइवर मलिक सीधा बैठा था, एकदम सतर्क। मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, शीशे के पार धुंधले होते पेड़ों को देखता हुआ। हम बेगुनकोदर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। एक खामोश सा स्टेशन, न कोई रोशनी, न कर्मचारी, न मुसाफिर, सिर्फ फुसफुसाहटें थी वहाँ। जैसे ही हम उस मोड़ के करीब पहुँचे जहाँ से ये स्टेशन दिखना शुरू हो गया था, मलिक की पकड़ थ्रॉटल पर और कस गई। हवा में अजीब भारीपन था, कुछ ज्यादा ही शांति थी। इंजन की गड़गड़ाहट और तेज हो गई, जैसे वह खुद उस रास्ते का विरोध कर रहा हो। बेगुनकोदर की तरफ बढ़ते हुए हमेशा कुछ गलत सा लगता था, जैसे पटरियों ने कुछ याद रखा हो। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जंग खाए आउटर सिग्नल बॉक्स को पार करते ही जब हम उस बाईं ओर मुड़ती पटरियों पर पहुंचे जो टूटे फूटे स्टेशन के पास जाती थी, मलिक अचानक सख्त पड़ गया। मैंने भी उस तरफ देखा जहां मलिक देख रहा था, और मैंने उसे देखा। वो दौड़ नहीं रही थी, वो रेंग रही थी, सीधे शरीर से, सिर्फ अपनी कोहनियों के सहारे। उसकी टांगें गायब थीं। एक औरत, या जो कुछ भी उसके शरीर से बचा था, चलती ट्रेन की रफ्तार के साथ रेंगती हुई। उसके खून से सने हाथ बजरी पर पटकते जा रहे थे। हड्डियां खुली थी, कच्चे मांस के टुकड़े बाहर लटक रहे थे, और वो हमारी ट्रेन की गति से मेल खा रही थी। उसकी साड़ी भीग कर उसकी त्वचा से ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसे लपेटा हो। उसका चेहरा एक मौन चीख में मरोड़ा हुआ था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ था। आंखें दर्द से बाहर निकली हुई थी। उसने सीधा इंजन की तरफ देखा, सीधा हमारी ओर। हम लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन वो उसी रफ्तार के बराबर चल रही थी। कोहनियां जमीन पर पटकती हुई, हर झटके में आगे बढ़ती। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस उसका चेहरा दर्द में ऐंठा हुआ था। उसकी चाल और गति बिल्कुल असंभव, और ऐसी खामोशी जो इंजन के केबिन की दीवारों से भी ज्यादा भारी लग रही थी। हम में से कोई हिला तक नहीं, बस देखते रहे, जमे हुए। वो बराबर चलती रही। उसका मुंह और चौड़ा होता गया। वो आंखें बिना झपकाए एक तक हमें घूर रही थी। फिर 500 जैसे ही हमने पुराने रेलवे पुल को पार किया, वो एकदम से गायब हो गई। न धीमी हुई, न पीछे छूटी, बस एक ही पल में गायब हो गई, जैसा वो कभी वहां था ही नहीं। हमने पूरे सफर के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। कहने को कुछ था भी नहीं। न इस बारे में कोई रिपोर्ट दी गई, न कोई वजह बताई गई। लेकिन फिर भी किसी तरह ये कहानी फिर फैल गई। रेल की लाइनों से नीचे, स्टेशनों की चाय की खौलती केतलियों के बीच, धीमी आवाजों में सबने दोहराया एक ही वाक्य, वो फिर से पीछे दौड़ रही है। उस रात के ठीक एक हफ्ते बाद मैं फिर से उसी रेलवे ट्रैक पर लौट आया, लेकिन इस बार वो मालगाड़ी नहीं थी, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। डिब्बे हल्के थे, रोशनी तेज थी,
लेकिन इन सब के बावजूद मुझे कोई सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। मलिक फिर से इंजन के कंट्रोल्स पर था, उसका हाथ थ्रॉटल को संभाले हुआ। मुझे पता था उसने उस रात की बात किसी को नहीं कही थी, मुझसे भी नहीं, लेकिन उस रात का बोझ हम दोनों के साथ ऐसे चल रहा था जैसे कोई धुआं जो ठंडने का नाम नहीं ले रहा हो। टाइम टेबल के मुताबिक हमें ठीक रात 12 बजे बेगुनकोदर स्टेशन से गुजरना था। वही समय जब पुरानी पटरियां अलग तरह से सांस लेती थीं, जब पटरियों के किनारे खड़े पेड़ जरूरत से ज्यादा झुक जाते थे। रेलवे वालों के बीच एक अनकही परंपरा थी, अंधेरे के बाद कभी भी बेगुनकोदर पर नहीं रुकना, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वहाँ कोई है जो ऐसे ही मौकों का इंतजार करता है। लेकिन मलिक के व्यवहार में कुछ बदल गया था। शायद एक जिद थी, शायद एक अविश्वास था। जो भी था, पहले जैसी सतर्कता अब उसमें नहीं थी। जैसे ही ट्रेन बेगुनकोदर की सीमाओं में पहुंची, आगे का सिग्नल पीला हुआ। हमें धीरे चलना था, सिस्टम रिले को ध्यान से देखते हुए, मगर रुकना नहीं था। नियम बिल्कुल स्पष्ट थे इस बारे में। लेकिन जब कोई आदमी कुछ साबित करना चाहता हो, तो सारे नियम कमजोर पड़ जाते हैं। मोड़ लेने के बाद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अंधेरे में से उभरा। पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। लकड़ी की कुर्सियां सालों की चुप्पी से ढकी हुई थी। और फिर एक झिलमिलाती लाइट के नीचे मैंने उसे देखा। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर, सफेद साड़ी पहने, जो किसी बारिश या शायद उससे भी बदतर किसी चीज से भीगी हुई थी। उसके बाल लंबे, उलझे हुए थे और उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसके हाथ फैले हुए थे, हिलते हुए, जैसे मुझे कुछ इशारा कर रही हो। उसके कंधे कांप रहे थे और वो सिसक रही थी, और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ था, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख ले। उसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। मुझे मलिक की ओर देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे मालूम था उसने भी उसे देख लिया था। ट्रेन को उसे पीछे छोड़ते हुए निकल जाना चाहिए था, बेगुनकोदर की आत्माओं को छुए बिना बस गुजर जाना चाहिए था। लेकिन पहिए धीमे हो गए, धातु पर धातु की हल्की सी खराश हुई। ट्रेन के ब्रेक्स ने सांस ली और हम रुक गए। ठीक उसके सामने वो इंजन की ओर बढ़ी। अब उसका चेहरा हमारे बहुत पास था, कुछ ज्यादा ही पास। उसके गालों पर आंसू बेहिसाब बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो जिसे मैं सुन नहीं सका। उसकी आंखें बड़ी थीं, एकदम खाली, एक ऐसे दर्द से भरी हुई जो शायद सदियों से भी पुराना था। उसने अपना एक हाथ उठाया, हथेली खुली थी, उंगलियां कांप रही थी, और फिर पलक झपकते ही वो चली गई। ना धुंधली हुई, बस गायब हो गई। अब वहां सिर्फ कोहरा था, वो कोहरा जो वो अपने पीछे छोड़ गई थी। जैसे ही वो गायब हुई, हमारी दुनिया ही बदल गई। कोहरा अचानक कहीं से आ गया, घना, दम घोंटने वाला, अप्राकृतिक। एक पल पहले पटरियां साफ थीं, और अगले ही पल पूरा इंजन कोहरे में डूब गया। वो कोहरा शीशे से ऐसे चिपका था जैसे कोई जिंदा चीज हो, सफेद, भारी, जैसे रात सांस लेना ही भूल गई हो। तापमान एकदम से गिर गया, मेरी सांस गले में अटक गई। ऐसी ठंड थी जो बंगाल की गर्मियों की रातों में कभी नहीं होती। इंजन की गूंज, जो अब तक स्थिर और सुकून देने वाली थी, वो डगमगाने लगी। वो रुकी नहीं, पर उसकी आवाज बदल गई, एक ऐसी धुन में जो अब इंजन की नहीं लग रही थी। वहां एक ऐसी खामोशी थी जो खाली नहीं लग रही थी,
ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। मैं बाहर नहीं देख पा रहा था, देखना ही नहीं चाहता था। मेरी निगाहें कंट्रोल पैनल पर जमी थी और मेरे भींचे हुए हाथ कांप रहे थे। हर एक एहसास चिल्ला रहा था, कुछ पास है, कोहरे के पास नहीं, कोहरे में ही है। मैंने अपने आप से हनुमान चालीसा बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बचपन में सीखे हुए शब्द बेमन ही मेरे होठों से निकलने लगे। मैंने उनका मतलब नहीं सोचा, बस जरूरत थी कि कोई आवाज निकले, कोई भी आवाज, बस उसकी आवाज नहीं। इंजन धीरे धीरे फिर रेंगने लगा। पहिए धातु की पटरियों पर कराह रहे थे। मैंने बाहर नहीं देखा, मलिक ने देखा, और मैंने देखा कि कैसे मलिक के कंधे सख्त हो गए, कैसे उसका सिर धीरे धीरे पीछे लगे रियरव्यू मिरर की तरफ मुड़ा। वो वहां थी, ट्रेन के पहले कोच के पास खड़ी, अब भी भीगी हुई, अब भी फीकी, उसका सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर लटके हुए, लेकिन उन बालों के बीच से भी उसकी फैली हुई आंखें साफ दिख रही थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधा मलिक को देख रही थी। वो हिली नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया, वो बस देखती रही। और फिर मलिक के पलक झपकते ही वो फिर से गायब थी। ना कोई कदमों की आवाज, बस फिर से गायब। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी, कोहरा वहीं रहा, हमारी ट्रेन के साथ। और फिर अचानक एक तेज, जोरदार आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन में टकराया हो, सीधे सामने वाले शीशे पर। मैं डर के मारे सिकुड़ गया, दिल तेज धड़कने लगा। जब मैंने नजरें उठाई, मुझे वो चेहरा दिखा, इंजन के शीशे से चिपका हुआ, पीला, बेजान, आंखें इतनी फैली हुई कि इंसानी नहीं लग रही थी। उसका माथा कांच से रगड़ रहा था, उसके होंठ खुलबंद होते रहे, बिना आवाज के, जैसे कोई ऐसा शब्द बोल रही हो जिसे सिर्फ मरे हुए समझ सके। होंठ फटे हुए थे, खून से लथपथ। और फिर आवाज आई, कोई सामान्य आवाज नहीं, रगड़ने की चीख। उसके काले टूटे हुए नाखून धीरे धीरे कांच पर घिसते चले गए। लंबी खिंचती लकीरें बन रही थी कांच पर, जिनकी आवाज खामोशी के बीच भी चीर देने वाली थी। मैं और नहीं देख सका। मैं घुटनों के बल कैबिन के फर्श पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। इंजन में एक अजीब सी कंपन शुरू हो गई, लेकिन वो पटरियों से नहीं आ रही थी। इंजन खुद थरथराने लगा, जैसे उसमें कोई धड़कन हो, बेढंगी और अप्राकृतिक। लीवर अचानक झटके से आगे झुके। डैशबोर्ड के डायल पागलों की तरह घूमने लगे। उनकी सुइयां रेड जोन से भी आगे जा रही थी। पैनल से चिंगारियां छिटकने लगी। धातु के फर्श के नीचे से कुछ सीटी जैसी आवाज आने लगी। ऊपर से कोई चीज कराह रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे हाथ पांव जम गए थे। मेरी प्रार्थना भी अब खामोश थी। और फिर मैंने उसे फिर से देखा। इस बार दूर से नहीं, वो यहीं थी, रेंगती हुई। उसका पूरा ऊपरी शरीर विंडशील्ड पर चढ़ता जा रहा था, जैसे शीशा कोई रुकावट ही न हो। उसका चेहरा बाहर की ओर रगड़ता जा रहा था। उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, कुछ ऐसे शब्द जो मैं समझना नहीं चाहता था। उसका जबड़ा चटखा जगह से खिसक गया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं। अब सिर्फ सफेदी दिख रही थी। फिर भी वो रेंगती रही, एक कोहनी आगे फिर दूसरी, फिसलती हुई, झटके मारती हुई। यही आखिरी चीज थी जो मैंने देखी। फिर हमारे ऊपर की लाइट्स फट पड़ी। कैबिन गरजा।
और मेरे पैरों के नीचे कुछ धमाका हुआ। मैंने महसूस किया ट्रेन ऊपर उठ गई थी, झुकी नहीं, हिली नहीं, बस ऊपर उठ गई थी। एक चीख, शायद मलिक की, इंजन के धातु की जानवर जैसी चीख में दब गई। और फिर एक तेज शोर, एक तेज झटका। मुझे उसके बाद पेड़ों की धुंधली रेखाएं याद हैं, पैसेंजर कोच की झिलमिलाती लाइट्स, और नीचे नदी की एक झलक। और फिर एक टक्कर, एक धमाका, और फिर बस अंधेरा। जब मैंने आंखें खोली तब रात नहीं थी, हर तरफ हल्का सवेरा था, शांत और डीजल और विनाश की गंध से भरा। मेरे पैर सुन्न थे। मैं इंजन के अगले पहियों के सहारे बैठा था। इंजन का अगला हिस्सा धंसा हुआ था, विंडशील्ड चकनाचूर हो चुका था। मलिक गायब था, बाकी सब यात्री भी गायब थे। कोई नहीं था वहां मेरे अलावा। राहत कर्मी बहुत देर बाद आए। उनकी आवाजें तब भी कांप रही थीं, जब उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं था। उन्हें पता था हम कहाँ गिरे थे, पुराने पुल से ठीक पहले। मलबे के पास उन्हें सिर्फ 3 अहम चीजें मिली। एक फटी हुई सफेद साड़ी, जो किसी ऐसी चीज में भीगी थी जो बारिश से कहीं ज्यादा लाल थी। दूसरी चीज थी एक टूटी हुई विंडशील्ड, और एक लंबी खून की लकीर जो बिना रुके सीधी बेगुनकोदर स्टेशन तक जाती थी। बाद में बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के सिग्नल रूम में एक पुराने कर्मचारी ने धीमी आवाज में मलिक को सच्चाई बताई। एक कहानी जो कहीं लिखी नहीं जाती, एक कहानी जो डर के सहारे जिंदा है। उन्होंने बताया कि उस लड़की की नई शादी हुई थी। उसका अपने पति के घर जाने का पहला सफर था। वो भागी थी ट्रेन पकड़ने, जब वो बेगुनकोदर से छूट रही थी, पर वो फिसल गई और ट्रेन के नीचे आ गई। उसका शरीर 2 जगहों पर मिला, उसकी टांगे प्लेटफॉर्म के पास, और बाकी हिस्सा पुराने पुल के पास। और अब वो हर ट्रेन का पीछा करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फैंटम पुकार से जुड़िए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। हम आपका इंतजार करेंगे, बस नजरों से ओझल रहकर।